हेलो क्लास 10th। आज हम हमारा लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हम मोस्ट प्रोबेबली सभी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। हमने जो 5th चैप्टर था वो इससे पहले कर लिया था और मैंने ये 4th चैप्टर जो है आपका छुड़वाया था कि भाई हम इसको बाद में डील करेंगे। तो आज हम अपना 4th चैप्टर जिसका नाम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है स्टार्ट करने वाले। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक्स को देखते हैं कि ये टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो हमें डील करने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स जो सीबीएसई ने इस चैप्टर में से हटा दिए हैं जिनको हमें इस साल नहीं पढ़ना। ठीक है, तो बेटा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा है। ये हमारे लिए आगे प्रीवियस यानी कि आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे, +1 में जाएंगे, +2 में जाएंगे, तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है उसका बेस है। यहाँ से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होती है, या यूँ लगा लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टिकी किस पर है, कार्बन और उसके कंपाउंड्स पर। तो एक बार पढ़ते हैं, देखते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक इस साल हमें 10th क्लास में पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक जो है सीबीएसई ने डिलीट कर दिए हैं। हमारे टॉपिक्स हैं, पहला टॉपिक है कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। बेटा ये हमें पढ़ना है, ये तीनों ही टॉपिक हमें पढ़ने हैं, ये सीबीएसई ने अभी सिलेबस में रखे हैं। बेटा हाइड्रोकार्बन्स, फंक्शनल ग्रुप्स, होमोलॉगस सीरीज, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेटा ये टॉपिक्स हमें नहीं करने, ये सीबीएसई ने डिलीट कर दिए हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में से बेटा सिर्फ यूज एंड प्रॉपर्टीज को डिलीट किया गया है। हम देखेंगे इसमें क्या करने लायक है तो हम इसको करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली आपको ये बातें बताई जाएंगी। एंड द लास्ट टॉपिक इज सोप एंड डिटर्जेंट्स। बेटा ये टॉपिक भी सीबीएसई ने नहीं रखा, तो इस चैप्टर में मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ यही 3 टॉपिक हमें करने हैं। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत ही ईजी टॉपिक हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है कोवेलेंट बॉन्डिंग, जिसके बारे में हमें सबसे ज़्यादा आना चाहिए। हम इस चैप्टर में यही सबसे पहले शुरुआत में पढ़ने वाले हैं। तो हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक से, कोवेलेंट बॉन्डिंग से। बेटा इस चैप्टर को आप आसानी से कर सकते हो, समझ सकते हो, ज़्यादा कुछ बर्डन है नहीं। इस चैप्टर के बाद हमारा जो सिलेबस है केमिस्ट्री का 10th क्लास में वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम करेंगे रिवीजन में हम कोशिश करेंगे कि जो चैप्टर्स सीबीएसई ने डिलीट कर दिए हैं उनको आपके साथ डील करवाया जाए, ताकि आपको फ्यूचर में इनकी कोई समस्या ना हो, कोई समस्या ऐसी फेस ना करनी पड़े जहाँ जो यहाँ से बेसिक होकर आपकी बड़ी क्लासेस में आपकी हेल्प करते हो। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बेटा इस चैप्टर में हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? आपने इससे पहले चैप्टर यानी कि चैप्टर 3rd में आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पहला नॉन मेटल है। नॉन मेटल कौन? कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है और मास कितना होता है? 12 होता है। बेटा कार्बन यहाँ पर जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी हम देखते हैं हमारे चारों तरफ इस पूरे ब्रह्मांड में, वो सब कुछ कार्बन का बना हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली हमारे अंदर डीएनए, आरएनए, इन सब के अंदर भी कार्बन कंटेंट प्रेजेंट है। आप ये कह सकते हो कि कार्बन जो है वो वाइडली प्रेजेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो इस पूरे समाज के, पूरे ब्रह्मांड के लिविंग और नॉन लिविंग में मैक्सिममली पाया जाता है। आप इसको अबंडेंटली बोल सकते हो, इट इज फॉर्म्ड वेरी अबंडेंटली। लेकिन वेरी सरप्राइज, अबंडेंटली पाया तो जाता है, सभी के अंदर है, लिविंग थिंग्स में है, पेड़ पौधों में है, जानवरों में है, हमारे हर चीज में है, लेकिन ये नेचर में नहीं है। अगर हम नेचर की बात करें तो 0.02% ही कार्बन जो है वो हमें किसी सोर्स के जरिए मिलता है। सोर्स भी कौन कौन से हो सकते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकता है, कार्बोनेट्स हो सकते हैं, कार्बोनेट्स हो सकते हैं। इन सोर्स के जरिए हमें कार्बन मिलता है। कोल होता है, कोल यानी कि कोयला, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इन सब के जरिए भी हमें कार्बन मिलता है। कार्बन जो है वो कार्बो शब्द से आया है, कार्बो। कार्बो का मतलब होता है कोल, कोल यानी कि कोयला, यानी कि जो हम कोयले की फॉर्म में देखते हैं वो प्योर कार्बन है, और कार्बो शब्द कोयले को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोल को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो नेचर में हमें कार्बन इन से ही मोस्ट प्रोबेबली मिलता है। तो अबंडेंटली तो हम कह नहीं सकते, अबंडेंटली इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये हर एक चीज में, हर एक लिविंग थिंग में, हर एक नॉन लिविंग थिंग में किसी न किसी रूप में प्रेजेंट है। इसके बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं, इसके कंपाउंड्स के नंबर बहुत ज़्यादा है। इसका कुछ कारण है कि ये इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड बना पाता है। हमें एनवायरनमेंट में ये 0.03% मिलता है बेटा CO2 गैस के जरिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जरिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से हमें कार्बन 0.03% ही मिलता है। देखिए एनवायरनमेंट में पाने की परसेंटेज तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम कार्बन को अबंडेंटली बोल रहे हैं क्योंकि ये सब कुछ इसके नेचर के कारण है। इसका जो नेचर है वो बहुत ही अनोखा है, बहुत ही वर्सेटाइल है। अपने अलग अनोखे नेचर के कारण ये बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है। अलग और अनोखा नेचर क्यों है? क्योंकि आपने प्रीवियस चैप्टर में जो बॉन्डिंग टाइप पढ़ी वो कैसी बॉन्डिंग पढ़ी थी? आयोनिक बॉन्डिंग। थोड़ा सा रिमेम्बराइज करेंगे इस बात को कि आयोनिक बॉन्डिंग आपने की। आयोनिक बॉन्डिंग क्या थी बेटा? आयोनिक बॉन्डिंग थी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आपने इसमें बहुत सारे कंपाउंड फॉर्मेशंस किए, जैसे आपने किया NaCl, आपने NaCl बनाना सीखा। आपने किया MgO, आपने MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना सीखा। इस तरह के कंपाउंड्स का जो फॉर्मेशन था वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण था। ठीक है, ये आपने पिछले चैप्टर में यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल में बहुत अच्छे से पढ़े हुए। इस चैप्टर में हमें और भी, जो हमने यहाँ पर आयनिक बॉन्डिंग की, यहाँ पर हमने और दो बातें सीखी थी, इलेक्ट्रॉन का लॉस करना और इलेक्ट्रॉन का गेन करना। किसी भी प्रकार की बॉन्डिंग में हम ये दो बातें याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का लॉस करने से भी बॉन्डिंग हो सकती है और इलेक्ट्रॉन का गेन करने से भी बॉन्डिंग। बट कार्बन ऐसी बॉन्डिंग क्यों नहीं कर पा रहा? अब वर्सेटाइल नेचर बोला है, क्या NaCl अपने जैसे बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है? लिमिटेड अमाउंट के ही कंपाउंड बनाते हैं ये मेटल्स और नॉन मेटल्स। क्यों? क्योंकि इनकी बॉन्डिंग जो है वो लिमिटेड है, आयोनिक बॉन्डिंग जैसी है। अगर इसका नेचर, इनका नेचर भी वर्सेटाइल होता तो हम कह सकते थे ये भी लार्ज कंपाउंड बनाए। तो इस नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इस नेचर के अंदर किस प्रकार की बॉन्डिंग होनी जरूरी है? किस तरह की बॉन्डिंग हम यहाँ पर स्टडी करेंगे? तो हम अभी उस प्रकार की बॉन्डिंग को डील करेंगे। तो कार्बन अपने इस अनोखे नेचर के कारण बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, लेकिन वो कंपाउंड कैसे बनाता है, कंपाउंड क्यों बनाता है, इसके लिए हम सबसे पहले जो बॉन्डिंग करने जाएंगे वो पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग। इससे पहले मैंने आपसे कहा था कि आयोनिक बॉन्डिंग क्या होती है। मैंने आयोनिक बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज भी आपके साथ डिस्कस की हुई हैं। आयोनिक बॉन्डिंग के लिए हमें किस प्रकार के एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करना जानते हो या इलेक्ट्रॉन का गेन। एक बार कार्बन पर नजर डालेंगे, ठीक है, कार्बन पर नजर डालेंगे तो हमारे पास, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इसका एटॉमिक मास है। बेटा हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किया मैंने। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसके वैलेंस शेल में है बेटा 4 इलेक्ट्रॉन। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि हम कोवेलेंट बॉन्डिंग क्यों करना पसंद कर रहे हैं। इसका भी तो कारण बताना पड़ेगा ना कि कार्बन आयोनिक बॉन्डिंग क्यों नहीं कर पा रहा, वो कोवेलेंट ही क्यों करेगा। और कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या है? अब कार्बन को अपने आप को स्टेबल करना है। स्टेबिलिटी का मतलब आप समझते हैं कि इसे क्या कंप्लीट करना है, इसे ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अब कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये ऐसा क्या करे कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। देखिए इसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करे कि 8 हो जाए। या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, इट मीन्स इट गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन। सपोज ये गेन करता है, इफ इट गेन्स, अगर ये गेन करता है, ठीक है, अगर ये गेन कर लेता है, इफ इट गेन्स, तो क्या होगा। अब एक कमरा इतना छोटा जिसमें कि 4 आदमी आराम से रह रहे हैं, बिल्कुल आराम से रह रहे हैं, कोई खींचातानी नहीं, उनके रहने के लिए स्पेस काफ़ी है, ठीक है। अब आप उसमें 4 और आदमी वहीं पर डालोगे और कहोगे कि आप 8 को इस रूम में रहना है, क्या ये पॉसिबल होगा? क्या रूम खींचकर बड़ा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। वहां पर फिर क्या शुरू हो जाएगी? एक दूसरे के बीच में लड़ाई।
ये मेरी जगह है, ये मेरी जगह है, मुझे यहाँ बैठना है, मुझे यहाँ रहना है, मुझे यहाँ सोना है। इस तरीके से एक दूसरे के बीच में खींचातानी शुरू हो जाएगी। यही हाल हमारे पास कार्बन के अंदर है। कार्बन की जो शेल का साइज है उसमें वो सिर्फ 1 या 2 तक ही इलेक्ट्रॉन एक्वायर करने की टेंडेंसी रखता है। और अगर आप अचानक इफ इट गेन 4 इलेक्ट्रॉन, अगर आप उसको अचानक से कहते हो कि 4 इलेक्ट्रॉन पकड़ कर ले आओ, तो वहां पर क्या शुरू हो जाएगा? रिपल्शन। वहां पर क्या शुरू हो जाएगा? रिपल्शन। रिपल्शन स्टार्ट्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन शुरू हो जाएगा और जो थोड़ी बहुत अट्रैक्टिव फोर्स थी इसके और न्यूक्लियस यानी कि वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच में, वो भी टूट जाएगी। तो क्या बताओ, ऑक्टेट पूरा हुआ? नहीं हुआ। तो क्या एटम स्टेबल रहा? नहीं रहा। तो इसका मतलब वो गेन नहीं कर सकता। गेनिंग वाली टेंडेंसी खत्म कर दी। अच्छा, गेनिंग वाली टेंडेंसी खत्म कर दी। इफ इट लॉस, अगर वो लॉस करता है, इफ इट लॉस 4 इलेक्ट्रॉन, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन, चलिए गेन नहीं कर पा रहा, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी तो रख सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन देता है तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे उसके ऑक्टेट के पास। बचे कि नहीं बचे? अब 2 इलेक्ट्रॉन के बचने से क्या उसके अंदर के जो प्रोटॉन हैं उनके अंदर स्टेबिलिटी हो जाएगी? कोलैप्सिंग नहीं हो जाएगी? साइज कुछ ज़्यादा छोटा नहीं हो जाएगा? तो ये टेंडेंसी भी यहाँ काम नहीं कर रही। तो इसके पास अगर वो लॉस भी करता है तो भी वो स्टेबल नहीं हो पा रहा, अगर वो गेन भी करता है तो भी वो स्टेबल नहीं हो पा रहा। अब बताइए ऐसी क्या कंडीशन वो करे कि वो स्टेबल हो जाए और उसको नुकसान भी ना उठाना पड़े? ऐसी कंडीशन में वो एक ही काम कर सकता है, शेयर। भाई 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं, 4 को और शेयर करके अपने साथ जोड़ ले तो एक समय के लिए उसके पास उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसके किसी और के साथ भी बॉन्ड बन जाएंगे। तो ऐसी बॉन्डिंग जो अब शेयरिंग से बनने वाली है उसी बॉन्डिंग को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, ये जो 2 रूल्स उसने दिए है ना, या तो वो गेन कर पाएगा ना वो लॉस कर पाएगा। तो कार्बन का जो नया ऑक्टेट कंप्लीट करने का या ऑक्टेट एक्वायर करने का जो रूल बना वो बना शेयरिंग। तो शेयरिंग ही कोवेलेंट बॉन्डिंग कहलाती है। हम यहां इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। It is the bond formed by mutual sharing of electrons between two atoms, so as each atom acquire stability, each atom acquires stability by attaining its nearest noble gas configuration। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना आपको कि वो ना तो लॉस कर पाएगा ना वो गेन कर पाएगा, वो क्या करेगा? वो शेयरिंग करेगा। एंड द compounds formed by such bonding are called covalent compounds। ऐसी बॉन्डिंग से जो कंपाउंड्स बनेंगे उन्हीं को कहा जाएगा कोवेलेंट कंपाउंड्स। बात पल्ले पड़ रही है? जो म्यूचुअल शेयरिंग से, शेयरिंग कैसे हुई देखिए, शेयरिंग का मैं आपको बताती हूँ।
आप आज घर से अपना पेंसिल बॉक्स लाना भूल गए, ठीक है। आपके पास आपका बेस्ट फ्रेंड बैठा है, उसके पास भी एक ही पेंसिल है या पेन है, जो भी लगा लीजिए, आप पेन से काम करते हैं तो पेन है। आपके पास अभी फिलहाल एक भी पेन नहीं है और टीचर कह रहे हैं कि अभी जो मैं साथ साथ करवा रहा हूँ वो आपको नोटबुक में लिखना है, ठीक है, गॉट इट। अब आप क्या करोगे, साथ साथ तो लिख नहीं सकते क्योंकि आपके पास पेन नहीं और आपके फ्रेंड्स के पास भी पेन नहीं है, सबके पास सिंगल सिंगल पेन है। ऐसी कंडीशन में आपका जो साथी है, जो बिल्कुल आपके साथ बैठा हुआ है, वो आपको आपका पेन शेयर करने के लिए बोलता है, कहता है आप 2 लाइन लिख लीजिए, फिर मुझे रिटर्न कर दीजिएगा, फिर मैं 2 लाइन लिख लूंगा, फिर आप 2 लाइन लिखेंगे, फिर मैं 2 लाइन लिखूंगा। इस तरीके से हम म्यूचुअली एक दूसरे के साथ बातें करते हुए, शेयर करते हुए, पेन की शेयरिंग करते हुए काम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके को बोलते हैं शेयरिंग। या फिर आप अपने पीयर ग्रुप में बैठे हैं, कोई बच्चा आपका जो फ्रेंड है, अच्छा फ्रेंड है या नहीं है, जैसा भी फ्रेंड है, आज वो लंच बॉक्स नहीं लाता, लंच टाइम है, लंच बॉक्स नहीं लाता, उसको भूख बहुत जोर से लगी है, लेकिन वो आपसे मांग भी नहीं सकता, किसी से मांग कर भी कुछ खा नहीं सकता, स्कूल कैंपस में कैंटीन नहीं है। ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, आप सभी बच्चे उसके साथ क्या करोगे, अपना टिफिन शेयर करोगे। भाई चलो, एक चपाती लाया हूँ, हाफ आप खाओ, हाफ मैं खाऊंगा। दूसरा बच्चा बोलता है मैं थोड़े से राइस लाया हूँ, हाफ आप खाओ, हाफ मैं खाऊंगा। इस तरीके से आप शेयर करके उसको खाना खिलाते हो, दैट्स इट। उसका भी पेट भर जाता है और आपको भी भूख नहीं महसूस होती। दोनों मिलकर अपना खाना आराम से खाते हो, अपना काम आराम से कर पाते हो, यही तो है शेयरिंग। यहाँ पर भी ऐसा ही है, मतलब कंप्लीटली हमें कुछ नहीं देना, हमें अपना तो अपने पास रखना है, दूसरे के साथ मिलकर काम करना है। मिलकर काम करते हैं तो उसी चीज को हम शेयरिंग कहते हैं और उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, कोवेलेंट। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो वो हमारे जानकार बन जाते हैं, यानी उनके बीच में और हमारे बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। तो उस तरीके को बोलते हैं बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का मतलब होता है किसी मजबूत गहरे रिश्ते की शुरुआत, इट मीन्स अ बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम। 2 एटम्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग का ही रिजल्ट कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है और ऐसे जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हीं को कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। अब हम एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बाद हम इनकी फॉर्मेशन सीखेंगे, ठीक है। हाँ बेटा, हम कोवेलेंट बॉन्डिंग और कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे थे, तो चलिए अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड कौन कौन से होंगे, कैसे होंगे, कौन कौन से बनाए जाएंगे, कैसे बनाए जाएंगे, ये अभी हम इसके बाद सीखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड कैसे होने चाहिए। जैसे पिछले चैप्टर में मेटल नॉन मेटल में आयोनिक कंपाउंड्स की हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, वैसे ही हम यहाँ पर कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले। यानी अगर मैं पर्टिकुलरली किसी को कोवेलेंट कंपाउंड कहूं तो उसमें क्या खास बात होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहला, फिजिकल स्टेट। कोवेलेंट कंपाउंड फिजिकली कैसे अपीयर होते हैं। हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसे आयनिक कंपाउंड मोस्टली सॉलिड है, मोस्टली क्या होते ही सॉलिड है, वो आयनिक कंडीशंस में अपना काम करते हैं। तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट्स में पाए जा सकते, यही खास बात है कोवेलेंट कंपाउंड की। जैसे Cl2 गैस होती है, Br2 लिक्विड होता है और आयोडीन के क्रिस्टल्स होते हैं, यानी कि वो सॉलिड होता है तीनों नॉन मेटल, तीनों ही आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं और तीनों ही अपने लिए जो कंपाउंड बना रहे हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड है। लेकिन तीनों के स्टेट्स ऑफ मैटर में कितना डिफरेंस है, तो ये जरूरी नहीं है कि कोवेलेंट कंपाउंड लिक्विड ही होंगे या फिर गैस ही होंगे या फिर सॉलिड ही होंगे। इट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कमजोर होता है। ये कोवेलेंट कंपाउंड के लिए बात आप याद रखिएगा, कोवेलेंट कंपाउंड्स के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब कोई चीज बहुत कमजोर जुड़ी होगी तो हम उसको आसानी से तोड़ पाएंगे। सपोज ये जो चॉक होल्डर है ये बहुत ही हल्का और सॉफ्ट होता तो मैं इसको आसानी से ब्रेक कर देती, बट ये थोड़ा सा हार्ड है तो मुझे ब्रेक करने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। आपके पास कोई सॉफ्ट चीज़ है, आप ऐसे टिक करते हो टूट जाती है, और एक बहुत हार्ड चीज़ में पूरा प्रेशर लगाते हो, ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा मुश्किल से टूटता है। तो कोई चीज़ जब दूर दूर होगी, जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे होंगे, तो उनको ब्रेक करना भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसलिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, कमज़ोर, यानी कि लो।
तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम है क्योंकि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कमजोर, वीक। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के लिए आयनिक कंपाउंड्स में हमने एक बात कही थी, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जैसा है वो उस जैसे में ही घुल पाता है। आयनिक कंपाउंड मोस्टली पोलर होते हैं तो उनको घोलने का जो सॉल्वेंट है वो वाटर यानी कि पोलर सॉल्वेंट है। बेटा जो कोवेलेंट कंपाउंड हैं वो मोस्टली नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं। अब नॉन पोलर और पोलर क्या होते हैं? पोलर कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके दोनों सिरों पर चार्ज हो, नॉन पोलर वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके सिरे पर चार्ज नहीं होता। ये मैं आपको समझाऊंगी जब मैं फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड करवाऊंगी। कह रहे हैं कि अगर नॉन पोलर हैं तो ये कैसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होंगे। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, याद रखिएगा ये पानी में नहीं घुलेंगे क्योंकि पानी क्या है, पोलर, ठीक है। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन हो सकते हैं? पेट्रोल हो सकता है, बेंजीन हो सकती हैं, अल्कोहल हो सकते हैं, क्लोरोफॉर्म हो सकते हैं। इन सबको आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी कहते हैं, राइट। फिर है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बेटा इसमें मूवमेंट के लिए ना तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं ना आयंस की फॉर्मेशन होती है। सो नॉन जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं ये बैड कंडक्टर होते हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है क्योंकि लेयरी स्ट्रक्चर होता है। ये मैं आपको करवाऊंगी कि ग्रेफाइट कैसे है। ग्रेफाइट की हम फॉर्म पढ़ेंगे जब एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ेंगे। तो ये कह रहा है कि बैड कंडक्टर है क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती, इसलिए ये कंडक्शन भी नहीं करती। नेचर ऑफ रिएक्शन, जैसे आयनिक कंपाउंड्स का नेचर आयोनिक रिएक्शंस का था तो इनका नेचर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस का है और ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन बहुत धीरे धीरे होती हैं। ऑलमोस्ट इनका कंप्लीशन कब होगा हमें कोई आइडिया नहीं होता, इसलिए हम इनको रेट डिटरमाइनिंग कह सकते हैं। हम पता लगा सकते हैं कि कितने समय में ये रिएक्शन होगी, कब इसका डिके होगा। तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती हैं, स्लो प्रोसेस होती है, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं, सारी की सारी मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही होंगी, कोई आयोनिक फॉर्म में ये रिएक्शंस नहीं करवाएगा। तो बेटा ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इनकी फॉर्मेशन, कैसे कंपाउंड्स, किस प्रकार के कंपाउंड बनते हैं, किस प्रकार के मॉलिक्यूल कोवेलेंटली बनाए जा सकते हैं और उनको हम कैसे बनाएंगे। टिल देन इसको याद कीजिए, नोट डाउन कीजिए, नोटबुक प्रिपेयर कीजिए और लर्न कीजिए।